हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अनुप्रिया में। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास 1.2 के क्वेश्चन को हम विस्तार से सॉल्व करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन को विस्तार से किए थे। इस बार हम देखेंगे अभ्यास 1.2 के। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें 140। अब हम इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक 140 दिया है, तो ये सम संख्या है, तो हमें इसमें सम संख्या से भाग देना पड़ेगा। 140 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 सत्ते 14, 70। इसी तरह 70 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब 35 में ये इकाई में विषम संख्या है तो इसमें भी विषम संख्या से भाग देंगे। 35 में 5 का भाग देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर 7 में 7 का ही भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 को 2 का वर्ग गुणित 5 गुणित 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे 156। इसका हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। तो 156 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, लास्ट में इकाई में सम संख्या दी गई है तो इसको सम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 156 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6 2 सत्ते 14 बचा 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 सत्ते 14, बचे यहाँ पे 1 तो 2 अट्ठे 16, 78। इसी तरह 78 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6 2 9 18, 39। अब 39 को भी यहाँ पे विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही डिवाइड होगी, तो यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 तिया 39। अब 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अतः 156 का गुणनफल क्या आ जाएगा, ये 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको हम 2 का वर्ग गुणित 3 गुणित 13 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बस ये वाला सवाल भी करना है हमको। दिया कितना है, 3825। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3825, यहाँ पे भी इकाई में 5 है विषम संख्या, तो हम यहाँ इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 765। फिर 765 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 153। 153 को भी फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 51।
51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। फिर 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप क्या हो जाएगा, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17। तो इसको हम विस्तार से लिख देंगे। पहले छोटी संख्या 3 का वर्ग गुणित 5 का वर्ग गुणित 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताना है। तो पहला सवाल है हमारा 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताना है। तो पहला है 26 और 91, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 26 का क्या हो जाएगा, 2 गुणित 13 मतलब 13 दूना 26, ये 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह 91 का निकालेंगे, ये 7 गुणित 13 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। तो हमें इसका HCF निकालते हैं। HCF किसे कहते हैं, दोनों में समान गुणनखंड। दोनों में समान गुणनखंड क्या है, ये दोनों में समान गुणनखंड है 13, तो ये HCF क्या हो जाएगा, 13 है। HCF हमारा HCF बराबर 13 आ जाएगा। इसी तरह LCM निकालेंगे तो LCM क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल क्या क्या गुणनखंड है, 2 गुणित 7 गुणित 13 बराबर कितना आ जाएगा, 182। इन सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे तो 182 आ जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 182। अतः HCF बराबर 13 और LCM बराबर 182। इसका हमको HCF और LCM ज्ञात करना था। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 510 और 92। तो इनका भी पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया 6, 6 का गुना 5 में करेंगे, 6 पंचे 30, और फिर 30 का गुना 17 में करेंगे, 510 हो जाएगा। ये 510 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह 92 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 2 गुणित 2 दूना 4 और 4 का गुना 23 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92। तो अब इसका HCF निकालेंगे। HCF बराबर क्या होता है, दोनों में समान गुणनखंड
दोनों में समान गुणनखंड क्या दिया है, केवल 2। तो समान गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2। तो HCF बराबर हो जाएगा हमारा 2। LCM निकालेंगे। LCM सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो सभी अभाज्य क्या है, 2 गुणा 2, इसमें से एक 2 का वर्ग आ जाएगा, तो ये 2 का वर्ग गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। तो इन सभी का गुणनफल क्या आ जाएगा, 23,460 रुपये। इन सभी का हम गुणनफल निकालेंगे तो 23,460 आएगा। तो अतः HCF कितना हो जाएगा हमारा 2 और LCM आ जाएगा 23,460। इस तरह हमें HCF और LCM निकालना है। सभी सवालों को एक ही आधार पर हल करते जाना है। अब हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या संख्या 6 की पावर n का अंक 0 हो सकता है जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इसमें सिद्ध करके बताना है कि 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 हो सकता है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अर्थात वह संख्या 10 से विभाज्य होनी चाहिए, तब उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 की पावर n दिया है हमको, तो अतः 6 का गुणनखंड निकालने पर 6 बराबर 2 गुणित 3 हो जाएगा इसका। तो हमें दिया है 6 की पावर n के रूप में इसको लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 की पावर n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणित 3 की पावर n। अब इसमें 5 गुणनखंड नहीं है, इसमें 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। अगर इसका गुणनखंड 5 होता तो यह 10 से विभाज्य हो सकता था, पर इसमें गुणनखंड 5 नहीं है, तो ये कभी भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। अतः 6 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही हमको सिद्ध करना था कि 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 हो सकता है या नहीं। क्योंकि इसमें 5 गुणनखंड नहीं है, तो यह 10 से कभी विभाज्य नहीं हो सकता। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समझाइए कि क्यों 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 एक संयुक्त संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, 7 गुणित 11 धन 1, क्योंकि 13 एक
13 को हमने कॉमन ले लिया तो 13 7 11 77 प्लस 1 तो 13 गुणित क्या हो जाएगा 78। तो यह है दो संख्याओं 13 और 78 का गुणनफल है। यह क्या है 13 और 78 का गुणनफल है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। जांच कीजिए कि क्या 7 गुणित 6 की पावर n धन 5 जहां n एक प्राकृतिक संख्या है 10 से विभाज्य हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि यह 10 से विभाज्य हो सकता है या नहीं। तो इसमें हम सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 6 की पावर n बराबर इसके गुणनखंड 2 गुणित 3 की पावर n। तो इसको हम 2 की पावर n गुणित 3 की पावर n लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है 7 गुणित 6 की पावर n धन 5। तो किसी संख्या के 10 से विभाज्य होने के लिए उसका अंतिम अंक क्या है 0 होना चाहिए। किसी संख्या के 10 से विभाज्य होने के लिए उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मान रखते हैं। जब n बराबर 1 तो इसमें हम n बराबर 1 रख के देखते हैं। 7 गुणित 6 की पावर 1 प्लस 5 तो 7 6 42 धन 5 बराबर कितना आ जाएगा 47। तो इसमें अंतिम अंक बराबर कितना आ गया 7। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे तो 7 गुणित 6 की पावर 2 धन 5 तो क्या आ जाएगा 7 गुणित 6 36 धन 5। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252 धन 5। तो ये हमारा हो जाएगा 257। तो इसमें क्या है अंतिम अंक क्या आ रहा है बराबर 7। इसी प्रकार जब n बराबर 3 रखेंगे तो 7 गुणित 6 की पावर 3 धन 5 बराबर 7 गुणित 6 की पावर 3 तो 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 216 धन 5। तो 7 का गुणा 216 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1512 धन 5। ये बराबर आ जाएगा 1517। तो इसमें भी अंतिम अंक क्या आ रहा है 7। तो स्पष्ट है कि हर बार अंतिम अंक 7 आता है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित नहीं हो सकती। अतः 7 गुणित 6 की पावर n धन 5 किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 10 से विभाज्य नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।